राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना है। मंत्री तभी बर्खास्त होते हैं जब सरकार धीरे धीरे जाना तय हो जाती है। मैं तो समझती हूँ कि शर्म होती तो रिजाइन कर जाती। और चलिए इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है राजनीति से जुड़ी। सबसे पहले वो आपको बताते हैं। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस ने पार्टी लाइन से अलग बयानबाजी करने वाले नेताओं को लेकर अपने तेवर और ज्यादा सख्त कर लिए हैं। पहले सीएम अशोक गहलोत ने राजेंद्र सिंह गुढ़ा को मंत्री पद से बर्खास्त किया और अब पार्टी विधायक दिव्या मदेरणा को भी तलब कर दिया है। दिव्या मदेरणा ने भी राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने दिव्या मदेरणा को अब तलब किया है। विवादित बयान देने वाले नेताओं पर अब कमान कसी जा रही है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पर दिव्या ने सवाल उठाए थे और इसके बाद अब उन्हें भी तलब किया गया। यानी कि कई तरह के सवाल हैं कि राजस्थान में अगर कोई मंत्री अपनी बात रखेगा तो क्या सरकार उसको बर्खास्त कर देगी, उसकी आवाज को दबाया जाएगा? क्योंकि आपने सुना राजेंद्र सिंह गुढ़ा की तरफ से भी कानून व्यवस्था को लेकर, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अपनी बात की गई, लेकिन उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है मंत्री पद से। और अब दिव्या मदेरणा ने भी राज्य की कानून व्यवस्था पर जब सवाल उठाए तो उन्हें भी तलब किया गया। हमला हुआ तो फिर सुरक्षित कैसी हूं मैं? तो दो बात तो नहीं कर सकते ना हम। अगर हमला हुआ तो सुरक्षित नहीं हूं, और मेरे पे जिसने हमला किया वो खुलेआम घूम रहे हैं, मेरे घर के आगे से निकलते हैं रोज। मैं तो लड़ लूंगी, मैं बहुत फ्रंट पे बहुत सारी लड़ाइयां लड़ती हूँ, जनता की लड़ाइयां लड़ रही हूँ, सक्षम हूँ, लड़ लूंगी। मुझे मेरी व्यवस्था के लिए नहीं सरकार से या आईजी से कहना कि आप करिए, वो जनता देख रही है। लेकिन गांव में बैठे व्यक्ति के साथ अगर इस तरीके का प्रकरण होता है और वो आईजी की विफलताओं से होता है तो हम आवाज उठाएंगे। आईजी शुड बी सैक्ड एंड ब्रॉट टू पीएचडी। तो ये थी दिव्या मदेरणा। इन्होंने ये बयान दिया कि अब वो भी सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं। उसके बाद उन पर ये एक्शन लिया गया। वो बयान हम आपको सुनवा रहे थे। उधर गहलोत सरकार के खिलाफ जो राजेंद्र सिंह गुढ़ा बर्खास्त हुए हैं वो अपने बयान पर अड़े हुए हैं। चाहे मुझे जेल में डाल दो, मैं बोलता रहूंगा। ये बयान आया राजेंद्र सिंह गुढ़ा का। जब तक सांसें चलेंगी मैं बोलता रहूंगा, राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कहा है। राजस्थान में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये कहा है राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने। और कहा कि गहलोत आंख पर पट्टी बांधकर बैठे हैं तो राजेंद्र सिंह गुढ़ा जो कि सरकार में मंत्री पद पर थे, जिन्हें बर्खास्त किया गया है, उन्होंने कहा कि मैं तो बोलता रहूंगा, बेशक मुझे जेल में डाल दो। खास मंत्रिमंडल से कर दिया, चाहे मुझे जेल में डाल दें, चाहे मुझे, जब तक जिंदा रहूंगा बोलता तो रहूंगा। मैं बोलता रहा हूं, मंत्रिमंडल की मीटिंग में भी बोलता रहा हूं, मैं विधानसभा में बोल रहा हूं, उसका खामियाजा भी मैंने भुगता है। लेकिन मैं जब तक मेरे अंदर मेरे दिल धड़केगा मैं बोलूंगा, मेरा सांस चलेगा तब तक बोलूंगा। तो विधानसभा में मैंने बोला, मंत्रिमंडल की मीटिंग में मैं बोलता रहा। राजेंद्र सिंह गुढ़ा अपने बयान पर कायम है और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो राजस्थान के हालात को लेकर काफी मुखर रहते हैं, सबको बताते रहते हैं और वो आंकड़ा गिनाते रहते हैं। ठीक उसी तरह, उसी पद्धति पर चलते हुए राजस्थान के विधानसभा में राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने यह कह दिया कि अब हालात ठीक नहीं है। और उसके बाद राजेंद्र सिंह गुढ़ा का बयान कि वो अपने बयान पर कायम हुए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी जान लीजिए। कुछ ही देर में अशोक गहलोत अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कई गुत्थियां सुलझेंगी इससे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मंत्री को हटाए जाने पर सफाई दे सकते हैं, क्योंकि कल ही उन्होंने बयान दिया था। उसके बाद मंत्री को बर्खास्त कर दिया राजेंद्र सिंह गुढ़ा को, और उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। और देखना होगा अशोक गहलोत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं, कैसे अपनी बात रखते हैं और किस तरीके से वो यहां पर अपना स्टैंड सामने रखते हैं। तो देखिए, राजस्थान में किस तरीके से अब सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने सीएम गहलोत पर सवाल खड़े कर दिए। कहा कि राज्य में रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं और गहलोत सरकार को कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। वसुंधरा राजे की तरफ से यह बयान दिया गया है। कुल मिलाकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। क्या कह रही हैं वसुंधरा राजे, सुनाते हैं आप। जिस तरीके से हमारी महिलाओं के साथ, हमारे बच्चियों के साथ, हमारे दलितों के साथ, व्यापारी समाज के साथ जिस तरीके से कानून व्यवस्था की घटनाएं घट रही हैं, माने आप ये समझिए कि तार तार हो रहा है। दुष्कर्म की घटनाओं में राजस्थान नंबर 1 प्रदेश बन गया है। मैं आहत हूं कि मेरी महिलाओं के साथ इस तरीके का राजस्थान के अंदर आज
काम हो रहा है। ऐसी सरकार को इस कुर्सी में बैठने का कोई भी अधिकार नहीं है। मैं तो समझती हूँ कि शर्म होती तो रिजाइन कर जाती। और राजस्थान में ये जो विवाद चल रहा है, इसमें बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया है। उसने गहलोत सरकार के शासन को जंगल राज ही बता दिया है। गहलोत जी को ये पता हो गया कि हमारी सरकार जा रही है। जब मंत्री तभी बर्खास्त होते हैं जब सरकार धीरे धीरे जाना तय हो जाता है। राजस्थान की जनता यह बात कर रही है कि जिस प्रकार से महिला उत्पीड़न और दलितों पे अत्याचार हो रहा है वो चरम पे है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, कानून का कोई राज नहीं है, चारों ओर भ्रष्टाचार है। अगर ये कह रहे तो सच बात कर रहे, सच बात सुनना चाहिए, उस सुन करके सुधार करना चाहिए था गहलोत जी को। लेकिन अब मंत्री को निकालना इतनी बड़ी सजा, सच की इतनी बड़ी सजा। तो पहले भी उन्होंने सच कहा था, उस समय सजा नहीं दिया। अब सरकार चूंकि जा रही है इसलिए फेस वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीजेपी नेता अरुण सिंह को आपने सुना और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी अशोक गहलोत को लेकर उनके फैसले पर कुछ ऐसी बात कह दी जो चुभने वाली है। ये सारी शुभकामनाएं और अभिनंदन और प्रशस्ति राजेंद्र सिंह जी गोढ़ा के साथ में है, क्योंकि उन्होंने साहस के साथ में हकीकत को बयान करने का काम किया। लेकिन इस साहस को और सच को गहलोत सरकार स्वीकार नहीं कर पाई और इस बात पर मुहर सरकार ने अनायास ही लगा दी। न तो राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित है और न महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज उठाने वाला व्यक्ति या मंत्री इस सरकार में सुरक्षित है। उधर राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि मंत्री राजेंद्र सिंह गोढ़ा की बर्खास्तगी से साफ हो गया है कि कांग्रेस में अब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। राजस्थान की राजनीति में राजनीतिक भूचाल के बाद अब ऊंट किस करवट बैठ रहा है, इसको जांचने के लिए इस वक्त मेरे साथ हैं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब। राठौड़ साहब, गुड़ा का इस्तीफा, आप तो सदन में मौजूद थे जिस तरीके की बात की और फिर आपने जो बात कही उसके बाद। देखिए, राजेंद्र गुड़ा ने यथार्थ बात की। सदन के अंदर मणिपुर की घटना को लेकर यकायक कांग्रेस के सदस्य वेल में आए और वो कह रहे थे कि इस पर बीजेपी चुप क्यों है। तो मैंने सवाल खड़ा किया, खाजूवाला के कांड पर भारतीय जनता कांग्रेस चुप क्यों है, दौसा के कांड पर कांग्रेस चुप क्यों है, हिंडौन की ताज़ा घटना पर कांग्रेस चुप क्यों है, एनसीआरबी की रिपोर्ट पर कांग्रेस चुप क्यों है जिसमें महिला दुष्कर्म में राजस्थान लगातार पहली पायदान पर है। इस पर हंगामे के बीच में राजेंद्र गुढ़ा जी ट्रेजरी बेंच से खड़े हुए तो मैंने उनको कहा कि मंत्री जी का रिप्लाई आ रहा है। मंत्री कोई भी रिप्लाई दे सकता है। संविधान के आर्टिकल 164(2) में सामूहिक नेतृत्व की बात है, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है और उसके तहत सदन सत्ता पक्ष का कोई भी मंत्री सारे मंत्रिपरिषद की तरफ से जवाब दे सकता है। और उन्होंने मंत्रिपरिषद की तरफ से खड़े होकर कहा कि हमें अपने गिरेबा में झांक के देखना चाहिए, हमें स्वीकार करना चाहिए कि राजस्थान में महिला अत्याचार अत्यधिक बढ़े हैं। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री जी ने उनको बर्खास्त किया। इसका मतलब गुड़ा जी ने जो बात कही वो तथ्यों के आधार पर है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में कोई बदल नहीं सकता। लगातार तीसरी बार दुष्कर्म के मामले में प्रदेश 1 नंबर पर आए। हर सप्ताह एक ना एक जगह निर्भया कांड जैसा कांड आकार ले जाए, इससे बड़ी दुविधाजनक बात क्या हो सकती है। इस पर बर्खास्ती मैं समझता हूँ एक तरह से नगावर गुजरा है। जिस सरकार में बैठे मंत्री मर्दों का प्रदेश कहकर बलात्कार की घटनाओं को सही प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं, उसी पर सरकार के मुख्यमंत्री जी का फैसला उसी तर्ज पर है। जी, आपको लगता है कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं है, ये उसी की परिणति है? देखिए, गुड़ा जी के पुत्र के कार्यक्रम में गए थे मुख्यमंत्री जी और उन्होंने कहा गुड़ा जी नहीं होते तो मेरी सरकार नहीं होती। उन्होंने खुद उत्तम तरीके व्यक्तित्व के कारण से उनको मंत्रिमंडल में लिया और जब से सचिन पायलट जी ने जन संघर्ष यात्रा निकाल कर कांग्रेस को अपनी सत्ता को ललकारा और गुड़ा जी ने उनके सुर के साथ सुर मिलाया, तब से गुड़ा जी मुख्यमंत्री जी के लिए विलेन हो गए और इसी कारण उनकी नजरें थी और धीरे धीरे और भी छटकेंगे जो समय बताएगा। आपको लगता है कांग्रेस में इस फैसले के बाद काफी कुछ बदलने वाला है चुनाव से पहले? ये तो इस कांग्रेस की आंतरिक राजनीति है, इस पर मैं कोई टिप्पणी करने का अधिकारी नहीं हूं, पर जो कुछ दिख रहा है वो दूर से दिख रहा है। कांग्रेस के अंदर चाल नहीं, कांग्रेस के अंदर भूचाल है।
दूसरी बात राठौर साहब, चूंकि राजेंद्र गुड़ा जब चुनाव जीतते हैं बीएसपी से जीतते हैं, फिर कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, फिर मंत्री बनते हैं, फिर बीएसपी में जाते हैं, फिर मंत्री बनते हैं, तो ये उनके जो एक राजनीतिक व्यक्तित्व को लेकर सवालिया निशान भी उठते हैं। देखिए, उनके राजनीतिक व्यक्तित्व पर सवालिया निशान उठे या ना उठे, पर जो बहुजन समाज पार्टी को पूरा लील कर जाए, जो बहुजन समाज पार्टी को अपने विधायक दल में विलय कराए, सवाल उन पर उठता है। इस बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है, वो भी जान लीजिए। जो विधायक थी, कांग्रेस के विधायक दिव्या मदेरणा, उन्होंने सुखजिंदर रंधावा से मुलाकात कर ली है। उन्होंने कहा है कि यह मुलाकात संतोषजनक रही है। पार्टी लाइन से हटकर इन्होंने भी बयान दिया था। उसके बाद सुखजिंदर रंधावा से दिव्या मदेरणा की मुलाकात, और उन्होंने यह भी कहा है कि ये जो मुलाकात है वो संतोषजनक रही है। फोन लाइन पर जुड़ेंगे हमारे संवाददाता मनीष शर्मा, देंगे इस बारे में विशेष जानकारी। मनीष, इस मुलाकात के कई अहम मायने हैं। बयान के बाद सुखजिंदर रंधावा से मुलाकात। जी बिल्कुल, दिव्या मदेरणा ने जिस तरह से कहा था विधानसभा में और विधानसभा के बाहर कि यहाँ महिलाएं, यानी कि मैं खुद भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती, और उसी के बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा जो राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने दिव्या मदेरणा को आज सुबह अपने घर पर तलब किया था। तकरीबन 1 घंटे तक दिव्या मदेरणा और अमृता जो उनकी सह प्रभारी हैं, उन दोनों ने दिव्या मदेरणा को सुना। उसके बाद दिव्या मदेरणा जब बाहर निकली तो हमने उनसे पूछा कि मुलाकात कैसी रही, तो बोली संतोषप्रद मेरी मुलाकात रही। रंधावा का ये कहना है कि इस पूरे मामले पर वो दोपहर 2 बजे मीडिया से बात करेंगे। तो अब देखने की बात यह है कि क्या दिव्या मदेरणा को अभयदान दिया गया है या उन पर भी कोई कार्रवाई हो सकती है, यही देखने की बात है। लेकिन फिलहाल 2 बजे तक, जब तक कि सुखजिंदर सिंह रंधावा अपनी ओर से मीडिया से बात नहीं करते, तब तक कुछ कह पाना जरूरी होगा। लेकिन दिव्या मदेरणा ने तो साफ कर दिया है कि उनकी मुलाकात जो हुई है वो पूरी तरह से संतोषप्रद हुई है। मनीष, लेकिन एक बात इसमें और अहम हो जाती है कि दोनों नेताओं ने पार्टी लाइन से हटके ही दिया था बयान। उन्हें कुछ ही घंटों में बर्खास्त कर दिया गया और दिव्या मदेरणा को मुलाकात के लिए बुलाया गया। उन्होंने मुलाकात की और ये कह रही है कि संतोषजनक रही है मुलाकात। तो ये उम्मीद की जा सकती है, ऐसा हुआ है कि नहीं वो तो कुछ देर में साफ होगा, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि शायद दिव्या मदेरणा को अभयदान मिल गया है। जी ऐसा ही लगता है, जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज की दिव्या मदेरणा की, उससे लगता है कि फिलहाल पार्टी ने उन्होंने खामोश रहने के लिए कहा है कि अनागर बयानबाजी न करें। लेकिन कुछ देर बाद जब सुखजिंदर सिंह रंधावा इस मुद्दे पर जो मीडिया से बात करने वाले हैं, तो देखना ये होगा कि गुड़ा के मुद्दे पर और दिव्या मदेरणा के मुद्दे पर उनका क्या स्टैंड रहता है। और पार्टी ने जिस तरीके ठीक है मनीष, थोड़ा सा और इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या स्टैंड रहता है पार्टी का। इस पर बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए, बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने गहलोत पर अब सवाल खड़े कर दिए। इसी पूरे मसले को लेकर क्या कह रहे हैं बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सुनाते हैं आपको। राजस्थान के एक मंत्री ने, राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के एक मंत्री ने सदन के अंदर एक सच्चाई बयां करी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार को दूसरे प्रदेशों की तरफ न देखकर अपने गरेबा में झांकना चाहिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर हर रोज 17 बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म होता है और यह अपने आप में रिकॉर्ड है। पिछले 3 साल से राजस्थान पूरे देश के अंदर महिला दुष्कर्म के अंदर नंबर 1 स्थान पर है। यह सच्चाई है और ये मंत्री जी ने वहां पर सदन में बोला और उस कारण उनको बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि कांग्रेस की जो पार्टी है वो सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये तो बात हुई राजस्थान के राजनीति की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 70,000 युवाओं को रोजगार मेले में पीएम मोदी ने नियुक्ति पत्र दिया और उसी दौरान पीएम मोदी ने सीधा कांग्रेस पर हमला बोल दिया। कांग्रेस पर निशाना साधा पीएम मोदी ने कहा कि 9 साल पहले अलग फोन बैंकिंग का रिवाज था। एक खास परिवार के लोग फोन करके लोन दिलवाते थे। पहले की सरकार के समय फोन बैंकिंग घोटाला होता था और पिछली सरकार ने बैंकिंग व्यवस्था की कमर तोड़ दी है, कहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हमने बैंक को लूटने वालों की संपत्ति जब्त की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा पूरा कांग्रेस की तरफ था। पिछली सरकार, इसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पहले तो फोन पर ही नौकरियां मिल जाया करती थी, लोन लेने वाले चुकाते नहीं थे, लेकिन हमने इस पूरे सिस्टम को दुरुस्त किया है। बैंक को लूटने वालों की संपत्ति हमने जब्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये सभी बातें कही। दरअसल नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान उनकी तरफ से इन तमाम बातों का जिक्र किया गया और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। लेकिन 9 वर्ष पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। जब सत्ता का स्वार्थ राष्ट्रहित पर हावी होता है
तब कैसी बर्बादी होती है, कैसा विनाश होता है। देश में कई उदाहरण है। ये हमारे बैंकिंग सेक्टर ने तो पिछली सरकार के दौरान ये बर्बादी को देखा है, झेला है, अनुभव किया है। आप लोग आजकल तो डिजिटल युग है, मोबाइल फोन से बैंकिंग का सेवाएं लेते हैं, फोन बैंकिंग करते हैं। लेकिन आज से 9 साल पहले जो सरकार थी ना, उस समय ये फोन बैंकिंग का कल्पना ही अलग थी, रिवाज ही अलग था, तरीके अलग थे, इरादे अलग थे। उस जमाने में, उस सरकार में ये फोन बैंकिंग मेरे आपके जैसे सामान्य नागरिकों के लिए नहीं था, देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए नहीं था। उस समय एक खास परिवार के करीबी कुछ ताकतवर नेता बैंकों को फोन करके अपने चहेतों को हजारों करोड़ रुपए का लोन दिलवाया करते थे। ये लोन कभी चुकाया नहीं जाता था और कागजी कार्रवाई होती थी। एक लोन को चुकाने के लिए फिर बैंक से फोन करके दूसरा लोन चुकाने के लिए फिर तीसरा लोन दिलवाना। ये फोन बैंकिंग घोटाला पहले की सरकार के, पिछली सरकार के सबसे बड़े घोटालों में एक था। पहले की सरकार के इस घोटाले की वजह से देश की बैंकिंग व्यवस्था की कमर टूट गई थी। राजस्थान में जो राजनीतिक उथल पुथल मची है, मंत्री की बर्खास्ती के बाद सीएम अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं। सीधे आपको वही लिए चलते हैं और वहां पर तस्वीरें बेहद खास से अशोक गहलोत व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं बंद नहीं करूंगा, इसको मैं कांग्रेस के स्मारक के रूप में रखूंगा। आप कल्पना कीजिए, वही प्राइम मिनिस्टर को बार बार बढ़ाना पड़ रहा है प्रोविजन, उसके लिए स्थिति बनी है। तो कई बातें ऐसी होती है जो समझ में नहीं आती अच्छे लोगों को, जो उनको भी नहीं आई थी, प्रधानमंत्री जी को भी नहीं आई थी। जैसे अभी वो मणिपुर में बोल गए। आप बताइए मुझे, पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं, 77 दिन हो गए, 77 डेज हो गए, उसके अंदर आपने ये सब नहीं बोला। 50 साल का मेरा अनुभव राजनीति का। अगर एक राज्य में आग लग रही हो, पूरे राज्य के अंदर आग मामूली नहीं हो, आग धधकती आग हो, उसके अंदर आपने जिस रूप में अपने को पेश किया, सुप्रीम कोर्ट के इंडिकेशन मिलते ही मेरे ख्याल सेकंडों के अंदर बात खत्म कर दी अपने, सेकंडों के अंदर। और मुझे अफसोस है कि कहाँ मणिपुर जल रहा है, कितने लोग मारे गए हैं, 150 लोग मारे गए, 200 मारे गए, 500 मारे, किसी को नहीं मालूम है। कोई हजारों की बात कर रहा है। वहाँ का मुख्यमंत्री कह रहा है कि आप तो एक रेप घटना की बात कर रहे हो, ऐसी 100 से अधिक घटनाएं हो चुकी है मेरे राज्य के अंदर, और पता नहीं अब आगे 1000 तो उन्होंने बताई, अब तो फिगर आ रहे हैं 3-4 हजार FIR लॉन्च हो चुकी है। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने बिहेव किया और जिस प्रकार उन्होंने दुख प्रकट किया और कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर, और मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहूँगा कि आप वहाँ पर ध्यान रखें। बताइए आप, ये प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट करी है। कहाँ तो मणिपुर है जहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, वहाँ क्या नहीं हो रहा है। और वो कहते हैं 140 करोड़ जनता को संतरा होना पड़ रहा है, 140 करोड़ जनता को संतरा नहीं होना पड़ रहा है। वो तो दुखी है आपके सरकार के कारनामों से, आपकी विफलताओं से, आपकी लापरवाही से। एक बार गृह मंत्री जाके आ गए और तीसरी कर ली।
जलते रहे, मरते गए, झोपड़े जल रही है, सब कुछ जल रहा है वहाँ पर। और जो रेप और जो घटनाएं जो आप देख रहे हो क्या क्या नहीं हो रहा है, उनके बारे में आपने खाली चंद सेकंडों में अपनी बात खत्म कर दी फॉर्मेलिटी करके। वो खुद नहीं जाते, मान लो पीएम मीटिंग बुलाते, बराबर रेगुलर पता करते क्या हो रहा है, प्रोग्रेस क्या है, कंट्रोल कैसे होगा। आप कर्नाटक घूम रहे हो, राजस्थान घूम रहे हो, छत्तीसगढ़ घूम रहे हो चुनाव के अंदर। ऐसा मैंने पहली बार अनुभव किया कि प्रधानमंत्री लेवल का एक गरिमा होती है, प्रधानमंत्री पद की बहुत बड़ी गरिमा होती है। हमारे ऐसा कि गर्व की बात होती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, दुनिया के मुल्कों में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। वो आदमी, मणिपुर हमारा राज्य है, ये नहीं बोलना चाहिए। उनकी सरकार है, उनकी सरकार है। अगर वह कांग्रेस सरकार होती तो आप कल्पना कीजिए वो क्या क्या बोलते। तो कहने का मतलब कि ये बातें भी देश में हो रही है जो बहुत दुखद है। मैं जो आज आपके सामने पेश हुआ हूँ, आपको मैं तकलीफ दी है मैंने, वो मैंने विशेष जो कल एक्ट पास हुआ है वो हमारे लिए इतिहास बन गया। नरेगा की बात मैंने छेड़ी है कि नरेगा राइट टू नरेगा दिया है देश को, 4 कानून बना के, विशेष सोनिया गांधी ने और मनमोहन सिंह जी ने। आज़ादी के बाद में पहली बार किसी सरकार ने अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी है। उसका लाभ क्या मिल रहा है आप सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो। पूरे देश के अंदर बच्चों को 8वीं तक की शिक्षा फ्री प्राइवेट स्कूलों के अंदर। आपको मालूम होगा, खुशी होगी, राजस्थान सरकार ने 8वीं से 12वीं कर दी राजस्थान के, पहले गवर्नमेंट देश के अंदर जिसने 12वीं तक भी हमने कर दी है। फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू है, राजस्थान लागू हमने 2 रुपये की बजाय 1 रुपये किलो गेहूँ कर दिया था उस वक्त में भी। हम तो वो फॉलो कर रहे हैं जो कि वहाँ पर फैसले हुए थे। पर कहने का मतलब ये है कि समय आ गया है कि आप विश्व गुरु बनने की बातें कर रहे हो, पहले घर को संभाल लो। जो हमारे देशवासी हैं, भूखमरी के शिकार हैं, कुपोषण के शिकार हैं, उनका क्या कर रहे हो? उनके जीने का अधिकार उनको भी है। ये हमने जो कानून कल पास किया उसकी भावना भी आप समझ लो वही है कि कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है। संविधान की जो भावना, राज्य की नीति निर्देशक डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमारे हैं, उसमें कहते हैं समान न्याय और निःशुल्क विधिक तत्व नंबर 1, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, और कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। ये आप बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर महान नेताओं ने डिस्कशन किए, डॉक्टर अंबेडकर का संविधान आया। आज समय आ गया कि हम मांग क्यों करें बार बार। आप लोग गवाह इस बात के, मैं कई बार कह चुका हूँ कि मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, रिक्वेस्ट करी है कि 4 कानून बनाए मनमोहन सिंह ने, 5वां आप बनाइए, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। उसमें सब बात आ जाएगी, सब बातें आ जाएगी, पेंशन भी आ जाएगा, गारंटी मिले लोगों को। वो वक्त आ गया कि आप सोशल सिक्योरिटी का नाम दीजिए, उस अम्ब्रेला के अंदर तमाम बातें आएगी। उससे हर परिवार देश का, अब कई बार कई गलतियाँ होती, छूट जाते हैं, कहीं आते हैं, कहीं नहीं आते, कि जब मालूम नहीं पड़ती है। कानून बन जाएगा तो इस देश का हर परिवार को सुरक्षा मिलेगी, जिस प्रकार दुनिया के मुल्कों में मिलती है। विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री इतने मुल्कों में जाते हैं तो मुझसे ज़्यादा 1000 गुना ज्ञान ज़्यादा उनका है, उसका उनको उपयोग करना चाहिए। अपने अनुभवों का, ज्ञान का उपयोग करें वो। और जो दुनिया के मुल्कों में सोशल सिक्योरिटी लागू, चाहे जर्मनी है, चाहे वो इंग्लैंड है, अमेरिका है, जो भी है, यूरोपियन कंट्रीज है, उनका अध्ययन करवा ले। उसके बाद में इस देश के लिए जब 140 करोड़ की बार बार वो बात करते हैं, 140 के आंकड़े उनको पक्के याद हो गए हैं, तो क्यों नहीं वो जो है उसी ढंग का जो हम संभव हो सकता है वो यहाँ एक्ट लागू करें, सोशल सिक्योरिटी। मेन बात ये है। और वही भावना जितनी हम कर सकते हैं, जितनी हमारे स्थिति है राज्यों की, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले मैंने इंदिरा गांधी के नाम से शहरी रोजगार योजना चालू करी, देश में 1-2 राज्यों में मुश्किल जो होगी, उनका अनुभव हमने लिया। आज हम जो एक्ट लाए हैं महात्मा गांधी के नाम से, मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट, उसके अंतर्गत जो आज
100 दिन का रोजगार तो नरेगा में है, 25 दिन की गारंटी हमने दी है, नंबर 1। नंबर 2, शहरी योजना बनाई हमने इंदिरा गांधी के नाम से, उनमें 25 दिन का 125 दिन पूरा हम दे रहे हैं उसके लिए, तो किसानों के लिए तो। और पेंशन मैंने 1000 रुपये कर दिया अभी मिनिमम, और 15% बढ़ेगा, प्रति वर्ष बढ़ेगा, वो प्रोविजन भी कर दिया। जैसे कोई सरकारी नौकरी में रिटायर होता आदमी तो उसको बढ़ोतरी होती है, हमने व्यवस्था कर दी है। ये हमने एक स्टेप उठाया है, उस दिशा में है। आने वाले वक्त में हम आगे बढ़ सकते हैं। जो मैं बार बार करता हूँ, सोशल सिक्योरिटी बात करता हूँ, हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। हमारे अगर सरकार आएगी तो हम चाहेंगे इस थीम को हम आगे बढ़ाएं और भारत सरकार पर दबाव बनाएंगे लगातार। हम चाहेंगे कि राहुल गांधी ने जो कहा था न्याय योजना 6000 रुपये वाली, वो योजना ही क्रांतिकारी थी मैनिफेस्टो में। सरकार हमारी नहीं बनी, अलग बात है, परंतु हम चाहते हैं कि सोशल सिक्योरिटी को लेकर के लगातार हम लोग इस बात को उठाएं, जिससे कि बता सकें कि देशवासियों को और प्रदेशवासियों को इसकी ज़रूरत है। आज जो जिस प्रकार से पेंशन हम दे रहे हैं, आपको शायद दुख होगा इस बात को या जानकारी होगी कई लोगों को, भारत सरकार 200 रुपये देती है पेंशन। आप बताइए, सिर्फ 200 रुपये। 20 साल से मैं देख रहा हूँ, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था तब 200 रुपये थे, आज 200 रुपये हैं, और 300 रुपये कुछ लोगों को, 80 साल के ज़्यादा लोगों को। आप बताइए, ये सोशल सिक्योरिटी है? सचिन और सीमा पर एक और बड़ी खबर है। सचिन के मकान मालिक का इधर खुलासा हो गया है। सचिन और सीमा के बीच झगड़े होते थे, सीमा पर हाथ भी उठा चुका है सचिन। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सीमा हैदर और उस पर बड़ा खुलासा कि सचिन और सीमा के बीच में झगड़े होते थे, मकान मालिक ने खुद कहा है, आपको सुनाते हैं। अवैध रूप से भारत में अपने प्रेमी से मिलने आई पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की लव स्टोरी भारत से लेकर के पाकिस्तान में वायरल है। एटीएस भी जो है वो जासूसी के एंगल से सीमा हैदर से जो है वो 2 दिनों तक लगातार पूछताछ की। फिलहाल सीमा हैदर जो है वो रबुपुरा में अपने प्रेमी सचिन के घर पे मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त एबीपी न्यूज की मौजूदगी जो है वो रबुपुरा से सही सटे अंबेडकर नगर गांव में है, जहां पर सीमा हैदर और उसका प्रेमी सचिन जो है वो 13 मई को इस जगह पे आते हैं और इस बिल्डिंग के में जो है वो एक कमरा किराए पर लेते हैं। हम आपको सबसे पहले उस कमरे की हम आपको तस्वीर दिखा दें कि देखिए, ये है वो कमरा जहां पर जो है वो सीमा हैदर और सचिन जो है वो लगभग 1.5 महीने तक जो है वो उन्होंने साथ वक्त गुजारा। इस घर के मालिक और सीमा और सचिन के लैंडलॉर्ड गिरजेश जी 1.5 महीने तक का वक्त गुजारा सीमा और सचिन ने। क्या हाव भाव थे उनके बीच में, जो इक्वेशन थी, जो रिश्ता था, वो कैसा लग रहा था आपको? जो रिश्ता था वो तो बिल्कुल पति पत्नी जैसा ही था। क्या बोलकर के आए थे आपको घर जब लिया किराए पे, तो क्या बताया था? हमें उसने सचिन ने ही बताया था कि मेरी जो है कोर्ट मैरिज हुई थी और मेरे बच्चे भी हैं और मुझे कमरा चाहिए। मैंने गाँव का है, कमरा दे दिया। तो आप सचिन को पहले से जानते थे? हाँ, गाँव का ही था, सब जानते हैं उसे। अच्छा, जब सचिन को आप पहले से जानते थे तो आपने ये इंक्वायरी नहीं की कि जब उसका घर है बगल के गांव में तो फिर कमरा किराए पे लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी? नहीं, इतनी जान पहचान हमने नहीं की, क्योंकि उसके माता पिता भी आए थे मिलने यहाँ। 4 बच्चे थे और भी बहन भाई थे उसके, वो सब एक जगह की शॉर्ट हो। अच्छा, तो ये जो 4 बच्चे थे वो सीमा को जो है वो किस नाम से बुलाया करते थे? कैसा रिश्ता था बच्चों और माँ के बीच में? जैसे कि मुझे पता चला मेरे बच्चों से, जो छोटे छोटे बच्चे थे तो वो खेलते थे तो वो बुलाते थे तो उसे दीदी बुलाते थे। अच्छा, जो बच्चे थे सीमा के वो उसे दीदी बुलाते थे? जी। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप कि माँ जो है जो बच्चे हैं वो अपनी माँ को माँ ना कह करके मम्मी ना कह करके दीदी बुलाया? जी जी। अच्छा, तो इस बारे में कभी बातचीत हुई? कुछ अटपटा सा लगा? नहीं, वजह क्या है कि मेरे सामने तो कभी बात हुई ना इस तरह की, लेकिन हमारे बच्चों ने पूछा था, एक पड़ोस वाली एक लड़की और रहती थी, उसने पूछा था कि उनके नाम मुझे प्यार से वैसे। जो सीमा और सचिन के बीच में क्या, जब 1.5 महीने के दौरान वो यहाँ पर थे तो क्या किसी बातचीत को लेकर के झगड़ा लवल या इस तरह की कोई चीज़ होती थी या घर वालों को आना पड़ा बीच में? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, झगड़ा तो होता था उनमें।
हाँ, झगड़ा भी होता था? हाँ, झगड़ा हुआ है, मारा पीटा भी है उसने सचिन ने। यूपी के बिजनौर लिए चलते हैं, वहां पर ऑपरेशन जिंदगी चल रही है। बिजनौर में भारी बारिश हुई, हालात बिगड़ गए। नदी के उफान में रोडवेज बस फंस गई। अब 20 से ज्यादा यात्री उस पर सवार हैं। जेसीबी की मदद से यात्रियों का रेस्क्यू किया जा रहा है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी के बिजनौर की ये तस्वीरें हैं। देखिए नदी में किस तरीके से उफान आया और पानी की ये धारा लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है और इसी नदी के बीच फंस गई एक बस। इस बस के अंदर 20 यात्री मौजूद हैं। अब इन यात्रियों को यहाँ से बाहर निकालना है, तो देखिए एक छोर से रस्सी बांधी हुई है। जेसीबी की मदद से इन 20 यात्रियों का रेस्क्यू किया जा रहा है। काफी लंबे समय से देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि हर एक यात्री को सुरक्षित यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा गंभीर है और किसी भी समय कोई बड़े हादसे का अंदेशा देती ये तस्वीरें डराने वाली हैं, क्योंकि लगातार पानी का जलस्तर जो लेवल है वो बढ़ रहा है और इसी बढ़ते हुए लेवल के बीच ऑपरेशन जिंदगी बिजनौर में चलाई जा रही है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से ये बस सैलाब में फंसी हुई है और किस तरीके से किनारे खड़े लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब इन यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। बीच की जो तस्वीर है उसमें आप देखिए, आप देख सकते हैं साफ तौर पर एक बस नदी के बीचों बीच जिसमें 20 यात्री मौजूद हैं। और तीसरी तस्वीर ऑपरेशन जिंदगी की, जहां जेसीबी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गुजरात के नवसारी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। भारी बारिश के बाद कई इलाके डूब गए, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और तस्वीरें आपको दिखाते हैं गुजरात के नवसारी की, जहां पर भारी बारिश की वजह से सड़कों पर देखिए कितने फीट तक पानी जमा है। लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये गुजरात के नवसारी की तस्वीर है। सड़क पर कमर तक पानी आ गया है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों के घरों में पानी घुसा है। गुजरात का नवसारी कैसे लगातार बारिश के बाद वहां पर सड़कों पर जल भरा हुआ है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के कई ऐसे इलाके हैं जो डूबे हुए हैं और उसके बाद सड़क पर क्या हालात हैं, जनजीवन कैसा है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश हुई और उसके बाद लोगों का जीना मुहाल हो गया है। गुजरात के नवसारी से तस्वीरें।